ओके ठीक है, कहां तक समझे थे हम लोग यहीं तक समझे थे कि रेसिडेंट अगर बनना है तो क्या करना है कि सेक्शन 6(1) को चेक करना है। सेक्शन 6(1) क्या बोलता है कि दो में से आप कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लीजिए तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। तो इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए पहला कंडीशन क्या था कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गए तो इंडिया के रेसिडेंट बन गए। नहीं तो आपको दूसरा कंडीशन चेक करना है। सेकंड कंडीशन बोलता है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रह गए तो इंडिया के रेसिडेंट बन गए, और साथ ही प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा आपको रहना है तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट बन गया। लेकिन अगर रेसिडेंट बन गया तो आपको ये चेक करना है, सेक्शन 6(6) चेक करना है कि सेक्शन 6(6) से ये डिटरमाइन होगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब बनेगा जब वो सेक्शन 6(6) में दो कंडीशन दिए गए हैं। लेकिन पहले वाले बेसिक कंडीशन में क्या था, फर्स्ट या सेकंड, लेकिन यहाँ पे नहीं है, देखिए एंड का साइन मैंने लगाया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर क्या था हमारा 22-23, तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार पर्सनल रेसिडेंट बन जाना चाहिए। अगर 2 बार रेसिडेंट बन गया तो क्या कहलाएगा, वो पहला सेक्शन 6(1) का पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन साथ में उसको दूसरा भी सेटिस्फाइड करना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए। तो सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में टोटल मिला के 730 दिन मतलब 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है वो, तो इंडिया का रेसिडेंट ही नहीं बल्कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में वो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब 2 बार रेसिडेंट बन गया कम से कम। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में उसको 730 दिन इंडिया में रहना है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, तो रेसिडेंट तो बन चुका है लेकिन अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा, जब वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, और दोनों में से एक भी नहीं सेटिस्फाइड किए, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड करता है और एक नहीं करेगा, सपोज पहला सेटिस्फाइड किया सेकंड नहीं किया, या सेकंड किया पहला नहीं किया, तो वो रेसिडेंट तो बन चुका है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। मतलब टोटल मिला के यही है कि भाई भैया अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको एक चीज देखना है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट बन जाए, और प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में कम से कम रह जाए, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अब देखिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि ये किस टाइप से हमें काउंटिंग करने होते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सब हम देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि जैसे, और मैं आपको बता दूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप में कोई भी क्या नहीं होता है, लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। मतलब अ फॉरेनर कैन बिकम अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक यू एंड मी। एक विदेशी पर्सन, विदेशी व्यक्ति हमारे और तुम्हारे तरीके से, तुम्हारी तरह, मेरे और तुम्हारे तरह वो क्या बन सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो इंडिया का सिटीजन बन गया, वो इंडिया का सिटीजन नहीं बनेगा। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स के जाल में पता चले कि टैक्स के जाल में कैसे फंसाना है। मैं और आप तो ऑलरेडी पूरे साल भर यही पड़े रहते, तो हम तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए। जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर एक जैसे रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, अभी देख रहे होगे तुम लोग, लेकिन मुंबई इंडियंस का भी क्या है, कैप्टन है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाए, लेकिन ब्रेटली या रिकी पॉन्टिंग या जो अभी जॉस बटलर क्रिकेट खेल रहा है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जॉस बटलर इंडिया का सिटीजन हो गया। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि मिस्टर
जॉस बटलर, ये जो जॉस बटलर है ये बंदा केम टू इंडिया, कब आया इंडिया में? इंडिया ऑन 4 अक्टूबर 2022 and left India on 30 मार्च 23। अब इस केस में आपको चेक करना है तो डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जॉस बटलर। मतलब प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जॉस बटलर, जो नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि जॉस बटलर क्रिकेटर है, वो इंडिया में कब आया? 4 अक्टूबर 2022 को आया है और इंडिया लेफ्ट कभी कर रहा है? 30 मार्च 23 को कर रहा है। और हमें खुद बोला गया कि डिटरमाइन, आगे का मैंने नहीं लिखा है कि डिटरमाइन कीजिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो देखिए नॉर्मल सी चीज है, कभी भी जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे एग्जाम में तो एग्जाम में आपको वापस से पूरी चीजों को लिखना है। क्या लिखना है? टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ एन इंडिया एन इंडिविजुअल हैज टू सैटिस्फाई ईदर वन और टू आउट ऑफ टू बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). First, he or she should be in India for 182 days or more during the previous year. Or he or second condition, he or she should be in India for 365 days or more during the previous year and 60 days during the previous year. So, दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो पहला बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) क्या बोलता है? सेक्शन 6(1) का बेसिक कंडीशन बोलता है, पहला बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए? वो 182 डेज से रहना चाहिए। तो आप पहला कंडीशन चेक करेंगे, अगर पहला कंडीशन में और रेसिडेंट बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? आप सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर के लिए इस तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी होगी। हमें मालूम है कि हमारा प्रीवियस ईयर कब चालू होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल 22 को चालू हुआ और खत्म कब होगा? ये खत्म होगा, देख लीजिए ध्यान से, 31 मार्च 23 को। और थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है 31 मार्च 23। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और यहाँ पे मार्च, बराबर। अब आपको काउंटिंग करना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। अप्रैल 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 का उसका प्रीवियस ईयर हुआ। मिस्टर जॉस बटलर इंडिया में कब आए? 4 अक्टूबर में आए, तो इसका मतलब अप्रैल में नहीं थे वो, मई में भी नहीं थे, जून में भी नहीं थे, जुलाई में भी नहीं थे, अगस्त में भी नहीं थे, सितंबर में भी नहीं थे, लेकिन अक्टूबर में आए हैं। तो अक्टूबर कैसे, अक्टूबर जो है कैसे पता चलेगा कि अक्टूबर में कितने दिन रहे हैं? तो आपको देखना है, आपने बचपन में भी देखा होगा कि ऊपर से काउंटिंग करते हैं कि जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, 31 दिन का अक्टूबर होता है। और ये इंडिया में आए कभी? 4 अक्टूबर को आए। इसका मतलब आप 3 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि अक्टूबर में कितने दिन रहे हैं। ये कितने दिन रहेंगे? 28 डेज। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों सर ये 4 अक्टूबर का डेट, जिस दिन इंडिया में आया है उस दिन भी काउंट करना है कि इंडिया में आया है, और जिस दिन जाएगा वो दिन भी काउंट करना है कि इंडिया में ही था। मतलब जिस दिन एंट्री किया उस दिन एंट्री होगी कि इंडिया में आए हैं, और जिस दिन इंडिया से जाएंगे उस दिन की भी काउंटिंग होगी कि इंडिया में ही थे। ये नहीं कि उस दिन जा रहे तो उसको छोड़ दोगे, दोनों डेट को आपको लेना है। अब नवंबर कितना होता है? नवंबर में अब गए कब है? 30 मार्च में गए, मतलब नवंबर में आए 4 अक्टूबर को, इसका मतलब अक्टूबर में वो 28 दिन रहे। नवंबर में, नवंबर कितने दिन का होता है भाई? 30 डेज का होता है। फिर दिसंबर में भी 31 डेज पूरा रहे, जनवरी 31 डेज का होता है। अब आता है कि फरवरी,
बहुत बार क्वेश्चन होता है सर आप बता दिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऊपर जो आया वो 31 हो गया, बीच में आया वो 30 डेज का हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा कि फरवरी ये महीना लीप ईयर है कि फाइनेंस की 366 डेज होगा इस साल में कि 365? तो अगर वो जो आपका प्रीवियस ईयर का लास्ट वाला डिजिट है ना 23 दिख रहा है जो आपको, अगर वो 4 से फुल्ली कर डिविजिबल होगा, मतलब अगर 20 होता मान लीजिए तो 4 5 या 20 5 कंप्लीटली डिवाइड होगा, डेसिमल नहीं आएगा, तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर ये 4 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है, 23 4 से डिवाइड होगा लेकिन क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो इसका मतलब फरवरी क्या है, 28 दिन का है। हर एक 4 साल में एक बार फरवरी क्या होता है आपका 29 डेज का होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 16 है, 17 18 19 20, तो 16 4 से डिवाइड है, लास्ट वाला 2016 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो यहाँ पे फरवरी कितने दिन का होगा, 29 डेज का। और जब फरवरी 29 डेज का होगा तो लीप ईयर हो जाएगा 366 डेज का। 17 4 से डिवाइड है क्या, नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 28 डेज होगा फरवरी। 2018 डिवाइड होगा क्या 4 से फुल्ली, नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ये 28 डेज का होगा फरवरी। क्या 19 कट होगा क्या पूरा 4 से फुल्ली डिविजिबल है, नहीं, 28 डेज का होगा। लेकिन 20 देखो 4 5 जा 20 आ रहा है आंसर, यहाँ 4 4 जा आ रहा था, यहाँ 4 5 जा 20, तो ये आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ 29 डेज का। तो देखिए एक 16 में 29 डेज का था फरवरी, फिर 1 2 3 हर एक 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर आता है आपका। तो ये फरवरी मैंने डिटरमाइन किया कि 23 किससे नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा 28 डेज का है। और ये मार्च में कब जा रहे हैं भाई, मार्च में कब जा रहा है, ये लिखा है कि इंडिया छोड़ के कब जा रहा है, 30 मार्च। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे सर 4 तारीख जिस दिन आया उस दिन भी आपने काउंट किया कि इंडिया में है, और जिस दिन छोड़ के जा रहा है उस दिन भी काउंट कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये 30 मार्च को इंडिया में से जाएंगे और इनके पासपोर्ट पे एंट्री हो जाएगी कि ये 30 तारीख को इंडिया से गए हैं। तो इस केस में आप 1 दिन 2 दिन छुपाना आपके लिए मुश्किल होगा। और फिर आप अप्रैल से लेकर मई तक, मार्च तक का, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का पता लगाएंगे कि टोटल काउंटिंग करेंगे कि कितने डेज रहे हैं। तो ये 28 और 30 कितना हो गया, 58 हो गया, 58 और 31, 58 और 31 को ऐड कर लीजिए, ये दिख रहा है 30 और 28 कितना हो गया 58, फिर 31 कितना हो गया 62, और फिर कितना डेज है 28, और फिर ये कितना है 30, ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है 8 8 16 18, फिर 6 12, फिर 14, फिर 15 16 17, कितने दिन रह पा रहे हैं इंडिया में 178 डेज। कितना दिन टोटल मिला के रह गए 178 डेज। मैंने आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया हुआ है, तो हो सकता है कि नंबरिंग में काउंटिंग में मिस्टेक हो, उसको चेक कर लीजिएगा। तो 178 डेज रहा, तो पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता था कि 182 डेज रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में। क्या ये 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा है, तो नहीं, तो आप क्या करोगे सेकंड कंडीशन चेक करोगे। सेकंड कंडीशन क्या था कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। तो प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन हो गया, प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेशन आपने किया है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल का इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ना इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया और ना ही सेकंड कंडीशन। तो दोनों में से जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको किस तरीके से लिखा रहता है, कंक्लूजन में लिखेंगे, since Mr. Josh Butler stayed only for 178 days during the previous year 22-23, so he has not satisfied either one out of 2 basic conditions, so he is a non-resident for the assessment year 23-24। ये हमारे लिए होगा कि हम क्या पता है कि जॉस बटलर प्रीवियस ईयर में सिर्फ 178 दिन रहे, तो उन्होंने पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, और सेकंड कंडीशन हम चेक ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेकंड कंडीशन में बोला है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, तो
तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में वो इंडिया में आए भी थे कि नहीं आए थे, तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि वो नहीं आए थे, यही इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे, तो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 इंफॉर्मेशन नहीं है 4 सालों के, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज का याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ उलझिएगा नहीं। कोई भी पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है, मेरी और तुम्हारी तरह, तुम लोगों की तरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन हो गया। अभी अक्षय कुमार को ले लीजिए, तो अक्षय कुमार फिल्म स्टार है, सबको मालूम होगा, उन्होंने वो हमारी तरह वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही है इंडिया के, और ये भी हो सकता है कि वो नॉन रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उनके पास इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने नहीं रखा है, उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही सिटीजनशिप अलाउड करता है। अब वो भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि मैं कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाला हूं, इंडिया का सिटीजन बनने वाला। लेकिन याद रखिए, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी क्या नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक साल चेंज होता है। इस साल में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाऊं या नॉन रेसिडेंट हो जाऊं। तो अभी तक के लिए यही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है।